नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HK इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी पोर्टल रीओपन और डीवी लिस्ट के बारे में। और तीसरा होगा कट ऑफ प्लस में आपको डीवी जो 5 नंबर है सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछले 2 या 3 दिन से जो न्यूज़पेपर में हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उससे भी मैंने रूबरू आपको पहले 1-2 वीडियो में करवा दिया था। और मैंने पहले ही आपको बोला था कि HSC है वो बीच का रास्ता ज़रूर निकाल लेगा और जल्द ही हमें जो लिस्ट है वो देखने को डीवी वाली मिलने वाली है। तो मैंने पहले बताया था कि HSC जो ये साथी कोर्ट की ओर जाना चाहते हैं उन्हें ज़रूर रोकेगा और उनके लिए बीच का रास्ता निकाल लेगा। तो HSC ने निकाल लिया है। हमारे भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि 2 तरीके से हम ये सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर वो देंगे। पहला तो पोर्टल रीओपन कर देंगे अगर समय का थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि डीवी लिस्ट हमारी 100% तैयार है। तो समय के अभाव के कारण या तो पोर्टल हम रीओपन कर देंगे, जिससे जो साथी पहले 5 नंबर नहीं ले पाए हैं या गलती से उन्होंने क्लेम छोड़ दिया है तो वो दोबारा 5 नंबर है वो क्लेम कर सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो वो 5 नंबर ले भी सकते हैं और छोड़ना चाहते हैं तो 5 नंबर वो छोड़ भी सकते हैं। तो ये पोर्टल के माध्यम से उन्हें मान लो पोर्टल के माध्यम से उन्हें ये रास्ता दिया जाएगा या उनको मार्क्स है वो दिए जाएंगे। ये एक तरीका है देने का। दूसरा है डीवी के साथ। यदि ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि एक पोर्टल बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है और उसमें टेक्निकल स्टाफ की भी ज़रूरत होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब डीवी होगी तो उसके साथ है जो 5 नंबर वाली उसकी समस्या हल कर दी जाएगी। या तो उन्हें अलग से कोई फॉर्म भरा दिया जाएगा, उनसे भरवा लिया जाएगा, जिसमें 5 नंबर छोड़ने या लेने का क्या होगा ऑप्शन होगा। तो डीवी के साथ उनकी समस्या है वो हल कर दी जाएगी। तो ये सब तो चेयरमैन साहब ने हमारा जो रास्ता है वो निकाला है कि बच्चों को कोर्ट के धक्के ना खाने पड़े और उनको 5 नंबर भी मिल जाए और जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ भी दे। दूसरा है डीवी लिस्ट। हम बात करेंगे डीवी लिस्ट की। तो साथियों 100% आपकी डीवी लिस्ट है वो तैयार है, उसमें कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। आपकी डीवी लिस्ट है वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है और जल्द ही आज 8 तारीख है, जैसे 8 जून से 15 जून तक आपको डीवी लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। और साथियों जो हमारी डीवी की डेट होगी वो 15 के बाद होगी। इसका कारण क्या है लॉजिक मैं बता देता हूँ कि 13 से 15 जून तक तो जो जीडी कांस्टेबल है, आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा जीडी कांस्टेबल की जो स्क्रीनिंग है या स्क्रूटनी है या डीवी लिस्ट है वो चल रही है। क्योंकि 13 से 15 जो साथी जीडी के अंदर स्क्रीनिंग देने से रह गए थे, जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है या डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुए हैं, तो 13 से 15 तक पंचकुला में उनकी क्या चलनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक चलनी है। जिससे मैं कह सकता हूँ कि हमारी इस तारीख को तो डीवी लिस्ट आ सकती है, लेकिन वेरिफिकेशन है वो 15 के बाद, यानी कि 15 के बाद ही हमारी डीवी वेरिफिकेशन होगी। 16 को हो सकती है, 20 तक या 22 तक हमारी डीवी की लिस्ट का समय है वो आ सकता है, लेकिन 15 तक डीवी की लिस्ट है वो 100% आ जाएगी। ये तैयार है। अब डीवी लिस्ट में एक और अपडेट आपको देखने को मिल सकता है साथियों, जो मेरे हिसाब से और मेरे अनुभव के हिसाब से या मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कि कई बार होता है कि जैसे कट ऑफ डीवी की लग गई 55 नंबर और एक स्टूडेंट की 55 है, दूसरे की क्या है 56 है, जबकि 56 वाले का डीवी में नंबर नहीं आया, डीवी में नाम नहीं आया, और 55 वाले का डीवी में नाम आ गया। ये कारण क्या होता है कि जैसे कि आप कह रहे हो आंसर की रिवाइज, आंसर की अपडेट, अगर रिवाइज हो जाती है 2 या 3 नंबर का फर्क पड़ जाता है, जैसे इसमें 2 नंबर इस व्यक्ति घट गए तो इसके कितने हो गए 54, और डीवी की कट ऑफ क्या लगी है हमारी 55 लगी है, तो इसका नाम नहीं आया। और यहाँ क्या हुआ कि इस व्यक्ति का 1 नंबर बढ़ गया तो इसके हो गए 56 और इसमें क्या आ गया डीवी का नाम हो गया, यहाँ 54 ले लेते हैं, 54 हो गया और उसका डीवी में नाम आ गया।
तो कारण क्या होता है, कई बार देखो 56 वाले का डीवी में नाम नहीं आया लेकिन 54 वाले का आ गया। ये किस कारण होता है, जब आंसर की अपडेट हो जाती है 1 या 2 नंबर के, मान लो कि 2 नंबर के आंसर है वो HSC ने करेक्ट मान ली। 56 वाला सोच रहा था, उसने 100% सोच रखा था कि उसका डीवी में नाम आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ, उसके 2 नंबर है अपडेट होने से, क्योंकि अब आंसर की हमें रिवाइज ऐसे नहीं मिलने वाली है, वो डीवी लिस्ट तैयार हो रही है, तो वो आंसर की को अपडेट करने के बाद उसमें वो नंबर अगर कटे हैं या जुड़े हैं या कोई भी चेंज हुआ है, उसके बाद डीवी लिस्ट बढ़ाई जाती है। डीवी लिस्ट के बाद कोई भी रिजल्ट के साथ छेड़खानी साथियों नहीं की जाती। तो अगर 2 नंबर का हमें चेंज मिलता है, तो जैसे 56 वाले का डीवी में नाम नहीं आया, क्योंकि 55 तक कट ऑफ लगी है, डीवी कट ऑफ हमने क्या लगवा मानते हैं कि 55 लगती है, मान रहे हैं लगेगी तो 50 तक भी लग सकती है, लेकिन 55 मान रहे हैं कि 55 तक डीवी का लगी है, लेकिन 56 वाले का नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके 2 नंबर क्या हो गए, कम हो गए रिवाइज आंसर की में, और 54 वाले का नाम डीवी में आ गया क्योंकि उसके 2 नंबर क्या हो गए, ऐड हो गए। तो साथियों कई बार ऐसा भी हमें रिजल्ट देखने को मिलता है जब नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे रॉन्ग होते हैं और HSC उनको अपडेट कर देता है, तो अपडेट करने के बाद वो डीवी के लिए व्यक्तियों को कॉल आउट करता है, जिसके अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर 54 वाले का डीवी आ गया और 56 वाले का नहीं है। कारण ये होता है कि जो आंसर की अपडेट होती है या रिजल्ट अपडेट होता है, उसके अंदर ऐसा चेंजेस हमें देखने को मिलता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो साथियों ये तो है डीवी को लेकर कि आपको, यानी कि आज 8 तारीख हुई है और 15 से पहले पहले आपको डीवी की लिस्ट है वो मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1751 और 7400 टोटल पोस्ट है। 7451 तो बहुत होती है साथियों, ये बहुत सारी संख्या है। ये अगर ये मानो तो एक गांव की संख्या है, एक बड़े गांव की संख्या होती है। इतने लोगों की HSC है वो टीचर्स की भर्ती करने जा रहा है, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है जिनके नंबर 50 से ऊपर है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के 50 से ऊपर मार्क्स है, तो वो इच्छा रख सकता है। और कहा भी गया इंग्लिश में, इवन ए स्टॉप्ड क्लॉक शोज ए करेक्ट टाइम ट्वाइस ए डे। इवन ए स्टॉप्ड क्लॉक शोज ए करेक्ट टाइम ट्वाइस ए डे। ये भी कहा गया है कि यहाँ तक कि ये बंद घड़ी भी 2 बार दिन में सही समय बताती है। यानी कि हमें हमेशा क्या रहना चाहिए साथियों, पॉजिटिव रहना चाहिए। जिस साथी की 50 से ऊपर मार्क्स हैं, वो कोई डाउट नहीं है उसमें, एक कैलिबर है उसके अंदर, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो उसका नाम यहाँ देखने को हमें मिल सकता है। मैंने बताया कि अगर आंसर की भी अपडेट होती है तो बहुत ज़्यादा, जैसे पहले आपको देखने को चेंज मिला था, तो डीवी के समय भी जब आप डीवी के लिए लिस्ट आएगी तो उसमें आपको बहुत सारे चेंज देखने को मिल सकते हैं अगर आंसर की अपडेट होती है तो। अदरवाइज जो सेम है वो वैसे का वैसा बना रहेगा। तो बहुत बड़ी पोस्ट है 7451 और 1751 इंग्लिश की। तो लगभग साथियों जिस भी साथी के 50+ मार्क्स है तो वो यहाँ अपनी इच्छा रख सकता है। अभी भी उसकी होप बनी हुई है, क्योंकि जो हम YouTube की बात करें, बात तो YouTube की है कि आप YouTube पे जुड़े हो। YouTube पे जो भी बच्चे हैं वो 300 से 400 कैंडिडेट हैं जो लगभग पोलिंग करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी 1200 से 1300 के जो स्ट्रेंथ है वो पता नहीं कहाँ है, किसी को पता नहीं है उनके आंकड़े क्या है। तो जब डीवी की लिस्ट आएगी तो ये व्यक्ति सामने आएंगे और हमें रियल जो कट ऑफ है उसका पता लगेगा। मेरे हिसाब से तो देखो यहाँ व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं जो 65-63 वाले व्यक्ति हैं ज़्यादातर इस सीरीज वाले हैं, और ये व्यक्ति हैं जो 50 से लेकर 60 के बीच में, और ज़्यादातर जो 70% व्यक्ति है साथियों कहाँ है, यहाँ इन व्यक्तियों में, और 30% व्यक्ति कहाँ है, यहाँ है। तो जो YouTube पे डाटा अवेलेबल है वो सिर्फ इन्हीं साथियों का है, 400 आदमियों का। इन साथियों का किसी के पास कोई डाटा नहीं है। जब डीवी की लिस्ट आएगी तो इन 70% व्यक्तियों को पता लगेगा। और मेरा ये मानना है कि उन व्यक्तियों के 50 से 60 के बीच नंबर वेरी करते हैं, इससे नीचे भी हो सकते हैं, ये नहीं कि इससे नीचे नहीं है। बाकी बात कर रहे हैं हम 1751 को लेकर, बाकी तो हमारे 8400 के करीबन विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया है, तो इससे कम भी होंगे। लेकिन ये विद्यार्थी कैलिबर वाले हैं, इनको
नो डाउट कि इनके अंदर कैलिबर है, टीचर बनने के लायक है, तो उनके मार्क्स हैं वो यहाँ स्टैंड करते हैं। और 62-63 वाले ये तो बच्चे हमेशा यूट्यूब पर बने रहते हैं। आप कोई भी वीडियो बनाते हैं, भाग के आके कहेंगे कि 63 में होगा कि नहीं, तो भाई तुम्हारा तो होगा ही होगा। ये बेचारे नीचे जो 70% बैठे हैं, ये भी किसी की आस लेके बैठे हैं। तो जब सिलेक्शन होगा तो इनमें से भी बहुत सारे मेरे साथियों का सिलेक्शन होने वाला है, और करीबन 1000 के करीबन या 1200 के करीबन साथी है यहीं से निकलने हैं साथियों। तो 50 से प्लस जिस साथी की भी नंबर है वो अपनी इच्छा बना सकता है। कई बार आप जनरल कट ऑफ का भी बोलते हो, तो थोड़ा सा आइडिया आपको मैं उसका भी दे देता हूँ। तो मैंने आपको भी, हमने डिस्कस तो वैसे कर लिया। तो जनरल में आपको बता दिया कि जिसके 50 से 65 है तो वो सेफ ही मान लो। फिर यहाँ ऐसे तो यहाँ 55 कर लो, फिर यहाँ कम करने वाले 52 से 60 और यहाँ 50 से 57। तो साथियों लगभग जो कट ऑफ है वो 55 से शुरू हो जाती है, यानी कि 50 प्लस जिस भी व्यक्ति की वो इच्छा रख सकता है, वो आशा कर सकता है कि उसका 1200 व्यक्तियों में क्या आएगा, नंबर जरूर आएगा, हो सकता है। और एससी में 52 से 60 तक जिसके मार्क्स है इजीली उनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद 50 से 57, इसके बाद जो आंकड़े हैं वो आंसर की अपडेट पे भी करते हैं। अगर आंसर की अपडेट आती है तो हमें बहुत चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि डीवी की जो लिस्ट बनेगी वो आंसर की अपडेट के बाद मिलेगी, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है कट ऑफ थोड़ी ऊपर चली जाए, हो सकता है कट ऑफ थोड़ी डाउन में आ जाए, वो तो हमें आंसर की आने पे ही पता चलेगा। तो ये छोटी सी क्लास थी साथियों आपके डाउट क्लियर करने के लिए, और मैंने बता दिया है 15 तारीख से पहले डीवी की लिस्ट आ जाएगी, और 15 तारीख के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, क्योंकि उससे पहले तो जीडी कांस्टेबल की जो बायोमेट्रिक है वो एचएससी में चलने वाली है। तो ये तो था साथियों आज का अपडेट, थोड़ा मैंने आपको बता दिया। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और सोशियोमेट्रिक वाले साथी थे तो उनका हल है वो कर दिया गया है। कैसे भी इन्होंने इसका रास्ता निकाला है कि ये भर्ती है जो सुगमता रूप से और स्मूथली ये भर्ती है वो कंप्लीट हो जाए। अब साथियों इसके बाद हम ग्रामर का एक टॉपिक कर लेते हैं। हर बार मैं ये बात आपको कहता हूँ कि आपकी कट ऑफ के साथ साथ मेरा काम आपको पढ़ाना भी है। ये नहीं कि साथ दिन आपके कमेंट देखने के लिए या अपना भी आपको वैसे ही मैं आपको ये चीज़ें कराता हूँ। जो ज्ञान की है चीज़ वो भी लेनी ज़रूरी है, वो भी आपको नॉलेज चाहिए कि आपकी भर्ती में क्या अपडेट चल रहे हैं। उसके साथ साथ आपको अपने जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कमांड रखनी है। आज हम कर रहे हैं साथियों कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होते क्या है। तो कंडीशनल सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर क्या करता है, डिपेंड होता है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य के बिना कंप्लीट सेंस नहीं निकलती, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो ही पास होगे, यानी कि पहला काम खत्म होगा तो ही दूसरा बढ़ेगा। यानी कि एक वाक्य आपकी मेहनत आपके पास होने पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। आज मैं आपको 3 या 4 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस कराऊंगा जो हर एग्जाम में मुख्य तौर से पूछे जाते हैं और हर एग्जामिनर का क्या है वो फेवरेट टॉपिक है। जैसे कि आपको ये तो बता दिया कि ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम मानते हैं इफ क्लोज। क्या आता है इफ क्लोज, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। जैसे मैंने क्लोज के पीछे वीडियो बना रखी है साथियों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत क्लोज वगैरह की सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, तो पीछे मेरी ग्रामर की वीडियो बनी हुई है, उनको भी यहाँ पे नॉलेज के लिए देख सकते हो। लेकिन यहाँ से भी आपको इसके बिना भी मैं समझा दूंगा, तरीके और भी होते हैं किसी चीज़ को समझाने के। ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, ताकि आप जब ग्रामर पढ़ो तो आपकी उसके अंदर क्या बन जाए, रुचि बन जाए। और जो मेरे साथी पढ़ाने वाले हैं वो जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो ये अच्छा भी लगता है कि आप ग्रामर का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं।
तो इफ क्लोज प्लस सबऑर्डिनेट क्लोज, और इसके अंदर एक क्या होता है, मेन क्लोज। मेन क्लोज वो होता है, मेन क्या होता है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, अपनी वर्ब सब्जेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेन क्लोज। बाकी उसके ऊपर सबऑर्डिनेट क्लोज भी होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लोज। इसके बाद हम शुरू करते हैं कि 3 प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल, वही आज हम करने जा रहे हैं, वही उनका ही रूल करेंगे। और सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये शुरू किससे होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये सेंटेंस कंडीशनल है। तो इसके कुछ वर्ड होते हैं, जैसे इफ, जब इफ से कोई वाक्य शुरू होता है इसका मतलब वो कंडीशनल सेंटेंस है। जब वाक्य व्हेन से शुरू होता है तो वो कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। एज सुन, एज से कोई वाक्य शुरू होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस है। नो सूनर से शुरू होता है, नो सूनर से शुरू होता है, या अनटिल या अनलेस। थोड़ी क्लास बड़ी हो जाएगी इसलिए थोड़े कर लेते हैं हम। जब ये इनसे कोई सेंटेंस शुरू होता है तो साथियों 100% वो कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। और कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। अब यहाँ से आपको शुरू करवा देता हूँ मैं। तो ये हमने जान लिया कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ये होता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 3 टाइप्स के। तो रूल इसके सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले अगर इफ क्लोज आ जाए और उसके बाद V1 आ जाए, SEIS लगा हो, या V1 का प्रयोग हो, SEIS हो, या साधारण V1 हो, तो कोमा के बाद जो आएगा उसमें हमेशा कौन, कोमा के बाद जो क्लोज आएगा उसमें किसका प्रयोग करेंगे साथियों, विल का। यानी कि जब भी किसी इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SEIS लगा हो तो उससे आगे वाली क्लोज में जो भी खाली स्थान होगा उसमें किसका प्रयोग करेंगे, विल का। दूसरा रूल है, अभी इसके सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यदि हमें सेकंड वर्ब की फॉर्म दी हो इफ के बाद, तो कोमा के बाद भी सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि विल के साथ ही सेकंड फॉर्म क्या होती है, वुड, और फर्स्ट फॉर्म की क्या हो जाती है, सेकंड फॉर्म। जब इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाए तो विल भी पास्ट में चेंज हो जाएगा, वुड। थर्ड हमारा जो मुख्य रूप से आता है, इफ आज हैड दिया हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, यानी कि इफ के बाद हैड या वी 3 दिया हो तो कोमा के बाद जो आएगा उसमें क्या लग जाएगा, वुड प्लस में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। तो ये कंडीशन है साथियों, अगर इसका प्रयोग किया है तो इसके साथ हमेशा जोड़े हुए इसका प्रयोग होगा। सेकंड फॉर्म का है तो वुड का होगा, हैड V3 का होगा तो वुड हैव V3 का प्रयोग होगा। ये HSC TGT जो हमारा एग्जाम हुआ है इंग्लिश का, उसके अंदर ये एरर आपके जो सेंटेंस अरेंजमेंट था उसके अंदर ये एरर दिया हुआ था। और जिस साथी ने अच्छी तरह से कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ा हुआ था तो उनका ये सही भी हुआ है, मेरा भी सही था। और जिसने भी पढ़ा है, जो भी साथी ने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं और 3 प्रकार के लगभग ये पूछे जाते हैं, उनके सही ये हो जाते हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं साथी, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। इफ यू, एक ही सेंटेंस लेंगे हम, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड comma you dash pass, if you work hard you dash pass। हमने देखा कि यहाँ V1 का प्रयोग हुआ है, V1 है या V1 विदाउट SEIS, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके साथ क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी कि यहाँ है और हमें यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में साथियों क्या दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है यहाँ विल, शुड और वुड। तो साथियों हमें इनमें से एक, मान लो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का करेंगे। और विल का क्यों करेंगे, तो आपको बता दिया यहाँ V1 का प्रयोग है तो आगे विल का होगा। यदि हमें आगे वाला विल दिया होता, यहाँ खाली स्थान दिया होता, तो हम उल्टा रूल, जैसे मैथ में हम ऑप्शन से आंसर निकालते हैं और आंसर से ऑप्शन में चले जाते हैं, तो यहाँ विल दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, यहाँ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या लग जाएगा, वर्क। तो आप उल्टा करके भी इस वाक्य को बना सकते हैं।
नेक्स्ट देखो, इफ यू डैश हार्ड यू वुड पास। अब आप बार बार कहोगे कि सर को तो शायद और एग्जाम्पल नहीं आते, तो साथियों एक एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि आपको हर चीज़ इजीली समझ में आ जाए। अलग अलग वाक्य करते हैं तो वो रूल आपको कम समझ में आते हैं, बाकी आप कहोगे तो मैं तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस भी इसमें करवा सकता हूँ। इफ परखाई, यहाँ वुड आ गया, यानी कि हमारा रूल नंबर 2 है, वुड या सेकंड फॉर्म है विड की, विल की सेकंड फॉर्म क्या है, वुड है, तो यहाँ वुड आ गया, तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी साथियों, सेकंड, यानी कि वर्ब में। अगर यहाँ हो जाता कि हमें वुड ना दिया होता और यहाँ सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो अब क्या इसके साथ विल लग सकता है, नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल लगता है, सेकंड फॉर्म आती है तो हमारा किसका प्रयोग करते हैं, हमें वुड का। तो आपको ये आई थिंक दोनों के दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, इफ यू हैड वर्कड हार्ड you would have passed PhD एग्जाम। आप पे ये बनाना नहीं सकता क्योंकि ये दुख वाली बात है कि कहते हैं इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती, आपसे मेहनत हो जाती तो यू वुड हैव पास्ड, तुम पास हो जाते। यानी कि यहाँ भी हैड परफेक्ट का प्रयोग हुआ है और यहाँ भी परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होगा, ज़्यादा टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने पता लग गया कि हैड V3 है, तो यहाँ पे वुड प्लस में हैव V3 का प्रयोग होगा। अगर हमें आगे ये खाली स्थान दिया हुआ है और हमें पता लग गया कि यहाँ वुड हैव थर्ड फॉर्म है, तो इनमें से देखो ना तो ये लगेगा, वर्क भी नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या आएगा, यहाँ पे हैड प्लस V3 का साथियों स्ट्रक्चर प्रयोग होगा। तो ये कुछ रूल्स है साथियों, एक लास्ट रूल आपको करवा देता हूँ, उसके बाद आप इसको कंप्लीट ही मानो, क्योंकि इतने लगभग एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। नंबर 4, फिर अनलेस और अनटिल, इसका होता है जब तक, इसका मतलब होता है तब तक। ये इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता, यानी कि जब भी ये वाक्य होते हैं तो इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अन का मतलब क्या है साथियों, उनमें ये नेगेटिव होते हैं। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू will not succeed। लो पास की जगह मैंने क्या लगा दिया, सक्सीड लगा दिया, तो वर्ब चेंज भी कर देते हैं, आपका मन भी रह जाएगा कि चलो सर को कुछ तो आता है, तो उन्होंने वाक्य सेम ही बढ़ा के चेंज कर दिया अनलेस, यानी कि यहाँ नोट नहीं आएगा, क्योंकि नोट किसके अंदर होता है, अनलेस के अंदर ऑलरेडी समाहित होता है। इसके अंदर होता है अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करते, यू विल नॉट, यहाँ नोट आएगा, यू विल नॉट सक्सीड, तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी, जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो ये अच्छा मुहावरा भी बन गया कि साथियों हम सबको क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और मैंने पहले भी बता दिया था कि घड़ी जब रुकने के बाद दिन में 2 बार सही समय बता सकती है, तो आप तो एक मानव हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसी के साथ साथियों टिल देन टेक केयर, कोई नया अपडेट हुआ तो आपको बताऊंगा। और छोटी मोटी चीज़ें साथियों आप जब वीडियो बनाता हूँ तो इनको देखा करो, आपके जीवन में ये जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगी तो आप मुझे याद है ज़रूर करोगे कि किसी टीचर ने आपको ये सब पहले पढ़ाया है।